हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एडू मंत्रा। तो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं साइंस के असर्शन रीजन क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें करीब 50 में थोड़ा मैंने एडिट किया है, 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो सारे चैप्टर्स को मिला के हैं। एंड दीज आर लाइक मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, और कुछ इस तरह की प्रिपरेशन आपको आइडिया लग जाएगा। अगर ये क्वेश्चंस आप देखते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली आपको कैसे फ्लो में चीजें पढ़नी है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, लेट अस स्टार्ट विद द आइडिया कि भाई कैसे हम इस असर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो यहाँ पर कहाँ गया अपना मार्कर, ये ओके। तो इसमें ये देखो कि भाई थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अब क्या है लॉजिक वो देखो, और मैंने आई गेस एक वीडियो में पहले भी बताया था कि व्हेनेवर इट इज असर्शन रीजन, तो इसका एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है पहले समझ लो कि इसमें आपको एक असर्शन दिया होता है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया होता है, और एक दूसरा स्टेटमेंट दिया होता है जिसको एज अ रीजन कहा जाता है। अब आपको पहचानना क्या होता है कि अगर ये दोनों ही, अगर ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर दूसरा उसका जो रीजन दिया है वो भी ट्रू है, इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, और ये जो रीजन है ये इसी असर्शन का है, तो हमको ऑप्शन ए, हमारा आंसर होगा ए। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन है उस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये तो पता होगा मैं आपको, लेकिन जो आइडिया होता है, बेसिक आइडिया, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप थोड़ा सा अपने चांस को, आंसर को करेक्ट करने के चांस को कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहां से अगर इफ दिस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन, तो आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ए। ओके, अगर मान लो कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, अगर ये दोनों चीजें ट्रू है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसे में हम कौन सा ऑप्शन मार्क करते हैं, बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, और तो हम ये बी मार्क करेंगे। सी कब मार्क होता है, सी कब मार्क होता है, जब ए ट्रू है और रीजन, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ठीक है। डी कब मार्क, ये सो दिस इज योर सी, यहां पर सी होगा। अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। अब एक चीज जो बहुत जबरदस्त तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर मान लो आपने स्टेटमेंट पढ़े, ध्यान से दोनों स्टेटमेंट को पढ़े, अगर कोई भी एक फॉल्स दिख रहा है तो आप एकदम सटीक आंसर बता सकते हो। कोई भी एक, आपको भले दूसरे स्टेटमेंट के बारे में उतना आइडिया नहीं है, कोई भी एक स्टेटमेंट आपने फॉल्स पकड़ लिया तो बहुत ईजी है। अगर मान लो आपने फॉल्स पकड़ लिया असर्शन वाला, अगर असर्शन फॉल्स पकड़ लिया, रीजन का भले आपको नहीं पता, तो सीधी बात है कि दोनों फॉल्स की चांस है ही नहीं, यहां पर दोनों में से एक ही फॉल्स दिया होगा। तो अगर असर्शन वाला फॉल्स है तो आप फॉर श्योर डी आंसर को आप मार्क कर दोगे, रीजन ट्रू ही होगा, दोनों फॉल्स का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपने रीजन फॉल्स पकड़ लिया, असर्शन का नहीं समझ में आ रहा, लेकिन रीजन आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट तो पक्का ही फॉल्स है, तो वहां पर आप सीधे सीधे सी मार्क कर देते हो। फॉल्स पकड़ लिया तो सी या डी में से एक है, कौन सा फॉल्स है, अगर रीजन फॉल्स है तो सी, अगर असर्शन फॉल्स दिख रहा है आपको तो डी, ठीक है। उसके बाद मतलब दूसरे को देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको असर्शन नहीं समझ में आ रहा है, रीजन फॉल्स दिख रहा है, सीधा सी। अगर रीजन नहीं समझ में आ रहा है, असर्शन फॉल्स दिख रहा है, सीधा डी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो दोनों ट्रू दिख रहा है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू दिख रहे हैं, भाई लग रहा है कि हाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहां पर थोड़ा आपका पढ़ाई जो है वो काम आ जाता है, ठीक है। वो तो यहां भी काम आता है, बट इस सवाल में थोड़ा सोचना होता है कि क्या वो जो रीजन है वेदर इट इज एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो ये यहां पर थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, वो डेप्थ की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ज्यादा मेहनत आपको यही दो ऑप्शन को सेलेक्ट करने में होती है। आई होप सो, अगर ऐसा है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि काफी बच्चों की अभी भी बहुत ज्यादा, इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से ये सवाल आ रहा था कि सर आखिरी के जो हमारे 4-6 हफ्ते होंगे, इसमें बहुत ज्यादा हमको ये समझ नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें। तो मैंने तो पहले यही बोला था कि आप 3 महीने 4 महीने में कैसे आप शेड्यूलिंग करोगे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, नहीं देखा है तो देख लेना। और वैसे अगर आप चाहते हो कि भाई एक ऐसी कोई चीज या कोई ऐसा सोर्स हो जहां पर सारे सब्जेक्ट का कुछ समराइज्ड वे में हमको मिल जाए, जहां से हम उसको कर पाए,
तो एक किताब आ चुकी है, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आकर चेक कर सकते हो, मैंने एक बुक देखी है, ठीक है, और वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, समराइज्ड फॉर्म में क्या कहते हैं उसको, ब्रेन मैप, ठीक है, और इनफैक्ट जो केस बेस्ड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है बच्चों को, उसका भी आपको पूरा आइडिया लग जाए कि भाई अगर वो आपने कर लिया तो उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस का आपको पूरा आइडिया मिलने वाला है। तो आप जरूर जाके चेक करना, ओके। और इनफैक्ट वो सीबीएसई के बेस पे ही पूरा बना हुआ है, तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। ऑब्वियसली 10th क्लास का सारे सब्जेक्ट का एक सिंगल बुक में, इतनी पतली बुक है, तो आपका एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट होगा। चेक करना जाके डिस्क्रिप्शन में। और यस, नाउ लेट अस प्रोसीड। तो यहां पर हम चलते हैं अपने असर्शन। ओके, सो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन लाया हूं, मतलब कुछ क्वेश्चन, करीब 45 क्वेश्चन है उसमें, क्या कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सर्व्स एज रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मतलब बात कर रहे हैं हम कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इज रेड्यूसिंग एजेंट, एक स्टेटमेंट बोला कि हाइड्रोजन एक रेड्यूसिंग एजेंट है। कैसे रेड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि यहां से ये ऑक्सीजन को पकड़ने वाला है, और जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो यानी यहां रिडक्शन हुआ है, और जहां रिडक्शन हुआ है उसके सामने वाला रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यस, ये तो करेक्ट है, ये तो ट्रू है। अच्छा, रीजन देख लेते हैं। अ सब्सटेंस दैट गेन्स ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। बात तो सही है, मतलब ये भी ट्रू है कि हाँ ये रेड्यूसिंग एजेंट है। और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो बताया जा रहा है कि हाँ क्यों रेड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को पकड़ा है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, दोनों ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी है, इट इज ए, राइट। तो यहां पर ये हो गया आपका हो गया ये ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट अस मूव अहेड। असर्शन क्या है, मैग्नीशियम। अब आप क्या करो ना, पॉज कर करके आप हर एक को ट्राई करोगे, और मैं जो फिर बोल रहा हूं उससे मैच करके देखना। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन अंडरगोज फिजिकल चेंज ऑन बर्निंग एंड मेल्ट्स। अब मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये तो ट्रू है, पर मैग्नीशियम रिबन अंडरगोज फिजिकल चेंज थोड़ी होता है, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, क्या होगा, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, सी है मेरे ख्याल से। यस, सो इट इज ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आगे देखें, अगला वाला, पॉज करो, ट्राई करो, आगे देखते हैं। मतलब आप पॉज करके आ रहे हो, है ना। तो यहां पर असर्शन क्या है देख लो। द रिएक्शन MnO2 plus HCl, MnCl2 plus H2O plus Cl2 is an example of redox reaction. Yeah. So in the reaction, HCl is reduced to Cl2, whereas MnO2 is oxidized. HCl reduce हुआ है to Cl2 and MnO2 is oxidized. ऐसा हुआ है क्या? MnO2 में से ऑक्सीजन निकला है ना, MnO2 में से ऑक्सीजन निकला और फिर MnCl2 बना है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। तो MnO2 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। तो जैसे ही मुझे दिख रहा है कि भाई रीजन फॉल्स है, तो मैं दूसरा देखूं ही क्यों, अगर रीजन फॉल्स है तो सी आ जाएगा, सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। जैसे एक फॉल्स पकड़ में आया, रीजन फॉल्स है तो सी, और अगर असर्शन ही फॉल्स है तो बी। आगे, number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. बात सही है, होता है ना, number of atoms same रहता है। और ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन neither be created nor be destroyed। तो यानी यस, ये भी सही है और ई भी सही है, और ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पर आएगा ए, बोथ आर ट्रू, R is correct explanation of A। आगे देखें, the decomposition reaction of silver chloride and into silver and chlorine is exothermic। पागल है क्या? सिल्वर क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है AgCl का इंटू AgNCl2, ये तो एंडोथर्मिक है ना। यहां पर बेसिकली लाइट, सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस में होता है। सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स।
और जैसे ही असर्शन फॉल्स है आंसर आ गया डी। डी ए इज फॉल्स, दूसरा मुझे देखना ही नहीं है भाई, एक फॉल्स पकड़ में आ गया, काम खत्म। इसके बाद HCl gas has does not change the color of dry blue litmus paper। आप कर रहे हो पॉज करके, नहीं कर रहे हो तो करो यार, मतलब you need to practice this, ठीक है। So HCl gas does not change the color of dry blue litmus paper assertion है, और रीजन क्या है, मतलब जो दिया हुआ है एसिड always produce H plus ions। अब दिस इज नॉट ट्रू, एसिड हमेशा H plus ion नहीं प्रोड्यूस करता, वो पानी में डालने के बाद बनता है ना। तो यहाँ पर HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर, HCl भी एसिड है, इट इज नॉट चेंजिंग द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि वो पता है ना क्या होता है, ब्लू जो ये ब्लू लिटमस पेपर है वो वेट होना चाहिए, गैस है वो, है ना। HCl लिक्विड होगा तो फिर ड्राई पेपर चलेगा, पर गैस है तो ऐसा नहीं कि एसिड है तो हमेशा ही वो H plus ion प्रोड्यूस करेगा, अगर होता तो फिर ये चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिस इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, सो दिस इज रीजन फॉल्स है तो भाई सी, असर्शन फॉल्स है तो डी। इसके बाद असर्शन क्या दिया हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, बिल्कुल सही, ट्रू है भाई कम से कम। तो इसको ऐसे करो, ट्रू है, मैं ऐसे कर रहा हूं। फ्राइड फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट और ऑयल आर रिड्यूस्ड व्हेन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने बताया कि ये प्रोसेस रिडक्शन नहीं है, इट इज ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूस नहीं, इसमें क्या होता है, ये जो रैंसिडिटी वाला प्रोसेस है इट इज ऑक्सीडेशन, रैंसिडिटी हो या फिर जो हम कोरोजन की बात करते हैं सब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इट इज नॉट रिडक्शन। तो भाई ये आ गया फॉल्स, अगर ये आ गया फॉल्स तो आ गया सी। अगला करी बोल रहा हूं, अ स्टेन ऑफ करी ऑन व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन स्क्रब्ड विद सोप। ठीक है, होता है ये चीज, है ना, होता है, पता होगा आपको। स्टेन ऑफ करी, करी में अपन हल्दी डालते हैं, ठीक है, और सोप जो होता है वो बेस होता है, टर्मरिक इन बेस रेडिश ब्राउन कलर आता है ना, इंडिकेटर है टर्मरिक, तो होता है ये चीज। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, हाँ ये बात भी सही है, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, पर यहाँ पर थोड़ी ना लिटमस दिया हुआ है, सो दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन। दोनों बातें ट्रू है बट ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ऑप्शन क्या आएगा, बी। बी बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ए, है ना। यहाँ पर हल्दी के बारे में बताया, यहाँ लिटमस के बारे में बताया, ऐसा थोड़ी मैच है यार। आगे देखते हैं, अगले आ गया, जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हाँ मेटल है, बेस है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी होता है इसके अंदर। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये भी गलत है, सॉरी, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू गिव हाइड्रोजन गैस, हाँ एग्जैक्टली, ये हमने पढ़ा है स्पेशली कि ऐसा नहीं होता, नॉट ऑल मेटल्स, सो दिस इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है तो सी आएगा, सी। ए इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। अगला, पॉज, सॉल्व, या क्या बात है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, बात सही है, ठीक है, ये वाले रिएक्शन में कैल्शियम जो है वो फ्लोट करता है, ओके, सो दिस इज ट्रू। आगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइटर देन वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या है, कैल्शियम होना चाहिए था, दिस इज फॉल्स, है ना, कैल्शियम फ्लोट करता है, हाइड्रोक्साइड थोड़ी फ्लोट। अगला, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, क्या ये वो रिएक्शन है। फिर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर इज CaOH ट्वाइस और कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, सो इज दिस द रिएक्शन, नहीं ये वो रिएक्शन नहीं है, है ना, तो यहां पर यही फॉल्स हो गया, यही वाली चीज फॉल्स हो गई, असर्शन फॉल्स है, रीजन को देखना भी नहीं है भाई, सीधा क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, डी, यस, असर्शन इटसेल्फ इज फॉल्स। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन गैस इज evolved when a metal reacts with nitric oxide. Hydrogen gas is evolved when metals react with nitric acid. Nitric acid is a oxidizing agent. Nitric acid is strong oxidizing agent. ये true है. And now this is true.
पर इस वाले में देखो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नहीं भाई, बल्कि वो हाइड्रोजन जो इवॉल्व होता है ना, ये इसको अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन ऐड करके वाटर बना देता है, सो इट इज वाटर इज इवॉल्व्ड देयर, मतलब वाटर इज प्रोड्यूस्ड देयर, ठीक है। तो यानी ये क्या है, दिस इज फॉल्स, व्हेन असर्शन इज फॉल्स आंसर सीधा डी आएगा, सो डी असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। अगला पॉज एंड डू गाइस, पता नहीं क्यों आज प्यास लग रही, अच्छा गर्मी का मौसम आ गया, सही बात है, डू इट गाइस, चलो जितना ये प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम्हारा काम होना है। ओके, द कंपाउंड MgCl2 will not conduct electricity in solid state. MgCl2 will not conduct electricity in solid state. Yeah, true. Movement of ions in compounds is not possible in solid state. ठीक है, movement of ions in ionic compound is not possible in solid state. Now this is also true. This is also true. And ये explanation भी है, इसका आंसर दिया नहीं है यहाँ पर, but explanation है ना, ये जब पानी में डालते हैं तो आयंस बनते हैं, तभी जाके वो आयंस बिकम फ्री एंड दे आर रेडी टू कंडक्ट, ठीक है। अगला देख लो, केमिकल बॉन्ड्स, असोसिएशन है केमिकल बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो केमिकल बॉन्ड्स है वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, और रीजन क्या दिया है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। यस, सो बोथ आर ट्रू एंड ये इसका रीजन भी है, तो यस बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। अगला, असर्शन इज अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटासियम कैन बी कट विथ अ नाइफ। वाह, सही बात है, पढ़ा है हमने मेटल्स में, ठीक है, कट विथ अ नाइफ, दे हैव हाई डेंसिटी। ये कहाँ से भाई, इनकी डेंसिटी बल्कि कम होती है, सो दिस इज फॉल्स। वंस आई गेट कि दिस इज फॉल्स, ऑब्वियसली ये ट्रू ही होगा, ये दूसरा वाला है ना, ट्रू है बेसिकली, दिस इज फॉल्स, तो अपना क्या हो गया, सी। हाँ, अगला, मतलब कितना फटाफट कर सकते हैं, अगर ये प्रैक्टिस रही ना तुम्हारी, यू कैन डू इट। असर्शन क्या है, कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। भाई कितनी बकवास बात है जी, शेयरिंग की टेंडेंसी है उसकी, भाई तुम फॉल्स हो, जैसे ही तुम फॉल्स है ऑप्शन इज डी। या आगे 2020 का सवाल था भाई। अगला है असर्शन, द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, C2H4, C3H6, C4H8, क्या अल्कीन है ना, हाँ। उसके बाद ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये भी होता है, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जैसे अगर हम अल्केन की बात कर रहे हैं, वैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जितना बड़ा बड़ा चेन होता जाएगा। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, प्रॉपर्टी बताइए, ठीक है। सो दिस इज बी, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है असर्शन, यू कैन डू इट गाइस, ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे बताते रहना। अगला है, द अटोमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी शोन एज, सबसे बड़ा साइज है पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का, ऐसा बोला है, ठीक है। और रेडियस जो है वो पिकोमीटर में, पर रेडियस ऐसे भी दिया नहीं है, ठीक है। तो आपको याद होगा लीना फर्स्ट ग्रुप का बात है ना, करे रब से फरियाद, ठीक है ना, फ्रांसियम। तो ये देख सकते हो आप टॉप टू बॉटम कि एक ऑर्बिट बढ़ रही है, लिथियम में 2 ऑर्बिट, सोडियम में 3 ऑर्बिट, पोटेशियम में 4 ऑर्बिट, तो 4 ऑर्बिट मतलब ऐसे है, तो भाई क्या होता जाएगा, साइज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, वही बताया, पोटेशियम लार्जर देन सोडियम लार्जर देन लिथियम, ठीक है। द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यस, ये ऐसा इसलिए है बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, सो बोथ आर ट्रू एंड दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। सो अपना आ गया ए इज, बोथ आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट। अगला है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली, ट्रू। और उसके बाद न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर, हाँ ये भी किया था उसने, तो ये भी ट्रू, पर दोनों अलग अलग बातें हैं भाई, कोई ऐसा नहीं कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन। अगला है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल टुवर्ड्स द टॉप,
राइट साइड द पीरियड टेबल टुवर्ड्स, हाँ तो हमारा जो मॉडर्न पीरियड टेबल है इसमें इस तरफ ये सब नॉन मेटल्स होते हैं राइट साइड में, और वो भी ऊपर की तरफ स्पेशली है ना, नीचे तो मेटल्स हैं ज़्यादातर, तो ये सब नॉन मेटल्स है। ओके बात सही है। द अबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। अब मॉडर्न टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसे जब हम मूव करते हैं तो कौन सी टेंडेंसी बढ़ रही है? मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर्स है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले, और नॉन मेटल्स मतलब इलेक्ट्रॉन गेनर्स। यहां पे क्या बोला है? अबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, जबकि हम ये बोल रहे हैं कि नॉन मेटालिक नेचर तो इधर बढ़ रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहां पर क्या बोला है? डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, रीजन फॉल्स है तो सी आ जाएगा, है ना, सही है ना, पता होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी नहीं आता तो हम कर सकते हैं तुक्का मार लेंगे, मतलब पढ़ा होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी हम ये चीज़ थोड़ा लॉजिकली भी लगा पा रहे हैं। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना काम करेगा ये चीज़। असर्शन, ट्रांसपिरेशन आ गया बायोलॉजी भाई, ट्रांसपिरेशन कूल्स द लीफ सरफेस, या करेक्ट, जैसे हमारे वो पसीना जो होता है बॉडी को कूल करता है, वैसे उसमें भी होता है। ओके, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, नहीं यार ये वाटर का है, शुगर कहाँ से आया, तो ये फॉल्स है, एंड दिस इज फॉल्स, सी। अगला, ऑटोट्रॉफ्स कैन प्रोड्यूस फूड बाय देयर ओन, या ट्रू, एग्जैक्टली। अगला, ग्रीन प्लांट्स कैन अब्सॉर्ब एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द लीव्स, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पत्ते पे ही फॉल होगा तो होगा भाई, ये गलत है, ठीक है, सिर्फ पत्ते पे थोड़ी होगा, स्टेम में भी हो सकता है। अगला, ग्रीन पार्ट्स, ऑल दैट पार्ट जिससे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, ट्रू। स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, या तो यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होते हैं, ट्रू है। सो यहां पर दोनों बातें ट्रू है, बट ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट, दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, बस ऐसा है कि हाँ गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज करते हैं और स्टोमेटल पोर का काम है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, दोनों बातें ट्रू हैं, बट दैट इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कि गार्ड सेल ऐसा करते हैं क्योंकि स्टोमेटल पोर्स एक्सचेंज। आगे यहां से, अच्छा वो मैंने एडिट हटा दिया था, ठीक है थोड़ा। सो नेक्स्ट, असर्शन क्या है? टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स आर लोकेटेड आउटसाइड द abdominal cavity in scrotum, या ट्रू। टेस्टिस सेक्रीट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ट्रू। ओके, सो ये दोनों बातें ट्रू है, पर क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं, बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, अगला है, स्पोर्स इन राइजोपस आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। ओके, थिक वॉल प्रोटेक्ट्स द स्पोर्स अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस। तो यहां पर देखो क्या है, दोनों चीजें ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी है इसका। स्पोर्स इन राइजोपस, राइजोपस पता है ना, जो हमने स्पोर फॉर्मेशन वाला रिप्रोडक्शन में एग्जांपल देखा था, तो इट इज कवर्ड विद थिक वॉल। थिक वॉल प्रोटेक्ट्स, थिक वॉल क्या करता है? सो बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द स्पोर्स अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस। जब वो हवा में उड़ रहे हैं तो तब तक वो उस वॉल की वजह से प्रोटेक्टेड है, और फिर जब वो जाएंगे मॉइस्ट सरफेस पे, ग्रो करने लायक कंडीशन मिल रहा है तो वहां पे ग्रो करेंगे। तो उस थिक वॉल के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो यस, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अगला, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, या इसके बाद वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, और अगला क्या दिया है? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल well defined places in the ecosystem using the ability to reproduce. Population of organism fill well defined places, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमारी ट्रू है, स्टेटमेंट्स दोनों सही है, बट ये इसको कोई लिंक थोड़ी है भाई, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में लिंक नहीं कर रहे। ओके, सो इट इज नॉट रीजन, करेक्ट रीजन। ओके, ऑप्शन बी। अगला है, the sex of child in human beings will be determined by the type of chromosome he or she inherits from the father. Exactly,
फादर से जो स्पर्म जा रहा है वो एक्स टाइप का जा रहा है कि वाई टाइप का जा रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, हमने पढ़ा है सेक्स डिटर्मिनेशन वाले पार्ट में। या सो दिस इज ट्रू। अगला है अ चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स फ्रॉम फादर वुड बी गर्ल, और फादर से अगर वाई आया तो बॉय। या दिस इज ऑल्सो ट्रू, और ये इसका ही एक्सप्लेनेशन है, सो ऑप्शन ए। अगला, पॉज एंड ट्राई। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। यस, कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट है तो काफी है। कैपिटल टी इज डोमिनेंट ट्रेट, एग्जैक्टली, सो दिस इज एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट ए। अगला, इन ह्यूमन बींग्स सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, अभी तो हमने पढ़ा डिटरमाइन होता है, ये फॉल्स है। जैसे ये फॉल्स निकला तो डी। अगला, देखो मेरे को दूसरा पढ़ना भी नहीं पड़ा, समझ रहे हो, तो पहला फॉल्स निकल गया तो काम खत्म हो जाता है अपना। ओके, बट रीड कर लिया करो फॉर सेफ साइड इफ यू वांट। अगला हो सकता है दोनों फॉल्स, बट एनी हाउ क्वेश्चन ही गलत, दोनों फॉल्स होगा तो क्वेश्चन ही गलत है फिर। तो तुम जो लिखो सही रहेगा, अटेम्प्ट करना जरूरी फिर ऐसे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया क्वेश्चन, अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन गलत है, अटेम्प्ट कर दो, मार्क्स मिल जाएगा। जो भी तुम्हारे हिसाब से लग रहा है वो कर दो। ओके, असर्शन क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी ये जो होता है सी, यहां से कोई लाइट जा रही है, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। या ये तो होता है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, यहां से नॉर्मल है, ये वाला चीज है ना, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। सो इंसिडेंट ray, reflected ray and the normal at a point of incidence lie on the same plane. Now this is also true and this is also true, पर ये जो लाइन है ये तो जनरल लॉ है, ये इसको थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा है। सो बोथ आर ट्रू है ना, ऑप्शन बी है अपना, क्योंकि बोथ आर ट्रू बट नॉट, इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। नेक्स्ट, यस, पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। सो नेक्स्ट इज पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। यस, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कनकेव का, तो पावर भी नेगेटिव होगा, ट्रू। फिर कनकेव लेंस हैज अ वर्चुअल फोकस। नेगेटिव होने की वजह से है ना, मतलब क्या होगा कि जो भी रेज जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, वो इस तरफ, उसका एक वर्चुअल फोकस होता है, बिकॉज नेगेटिव पावर है, इसलिए। समझ रहे हो, पावर क्यों नेगेटिव है? क्योंकि पावर इज 1/f, फोकल लेंथ वर्चुअल है, यानी लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसलिए सारा वो भी नेगेटिव है, ठीक है। तो दिस इज ट्रू एंड इट इज एक्सप्लेनिंग बेसिकली दैट पार्ट। तो यस, ए हो गया अपना। अगला, इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। या तो जो रेजिस्टिव सर्किट है उसमें एनर्जी मोस्टली हीट के फॉर्म में डिलीवर हो रही है, ठीक है। और इसमें ये देख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द। अच्छा, ये तो देखो, ये ओम्स लॉ बताया, V प्रोपोर्शनल टू I, और यहां बताया कि भाई रेजिस्टिव सर्किट में हीट के फॉर्म में एनर्जी डिलीवर हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट ये कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। अगला है, ध्यान से देख लो भाई, 200 वाट का बल्ब है, ग्लोज विथ मोर ब्राइटनेस देन 100 वाट का बल्ब, ठीक है। तो यहां पर द 100 वाट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस देन 200 वाट बल्ब, क्योंकि देखो पावर, अगर हम एक सेम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, सेम कॉमन वोल्टेज के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ये है ना। सो यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पावर ज्यादा तो ऑब्वियसली उसका पावर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, पावर कम है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस। तो यहां पर यस, ये दोनों ही बातें सही हैं एंड दिस इज एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट। अगला है, भाई तुम छुप क्यों गए? करंट कैन बी obtained in a coil by changing the magnetic, हाँ, current can be obtained a coil by changing the magnetic field around it। या तो हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें वही बात करते हैं, है ना। अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू अ कॉइल कैन डिफ्लेक्ट
आइदर टू लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ जीरो मार्क। तो जैसे मान लो कि ये कॉइल है, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, इसमें मतलब इसमें ऑब्वियसली जो पॉइंटर होगा जीरो का, जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे, फील्ड चेंज करेंगे, तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर में नोटिस होगा, है ना। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट अब देखो बात है यहाँ पर, स्टेटमेंट क्या बोला वो देखो कि करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे तो करंट प्रोड्यूस होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। पर क्या इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या कि गैल्वेनोमीटर इधर उधर हो रहा है, इधर भी होता है उधर भी होता है? ये तो बस एक बताया कि हाँ करंट प्रोड्यूस होगा तो इधर या इधर होगा, बट दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट। ओके, सो दोनों ट्रू है पर आर इज नॉट द रीजन ऑफ इट। अगला है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस ईच अदर। ऐसा कभी नहीं होता। कारण क्या है? किसी भी पॉइंट पे लाइन्स इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता? देयर वुड बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। So yes, this is also true, this is also true, and it is explaining that part. Yeah, so option A. अगला है ozone shields the surface of earth from ultraviolet radiation from the sun. Ozone at higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen molecules. ये पता है ना ओजोन कैसे फॉर्म हुआ था? जो ऊपर के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज ने उसको क्या कर दिया, ओजोन में तब्दील कर दिया। और ओजोन हमारा क्या करता है, हमारा हमको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द सेम अल्ट्रावायलेट रे। सो दिस इज आल्सो ट्रू एंड दिस इज आल्सो ट्रू। और कैसे फॉर्म हुआ था वो यहाँ पता लग रहा है, तो ऑप्शन ए, दिस पार्ट इज एक्सप्लेनिंग फर्स्ट पार्ट। अगला है improvements in our lifestyle have resulted in lesser amount of waste material generated. Improvement in our lifestyle have resulted in lesser amount of waste material generated. क्या बात कर रहे हो? हमारी लाइफस्टाइल बड़ी है जिसकी वजह से ज्यादा वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉट लेसर, है ना। बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करने लगे हैं हम, यही फॉल्स है, डी आएगा, ऑप्शन इज डी, ठीक है। सॉइल इज रिप्लेनिश्ड नेचुरली बाय डिकम्पोजर्स, ट्रू, एक्सेप्टेड। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ट्रू। तो यहां पर ए आया ना, बिकॉज दिस इज एक्सप्लेनिंग अबाउट फर्स्ट पार्ट। अगला है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। यस, एक डायरेक्शन में देखा ना हमने, ग्रास, ग्रासहॉपर, स्नेक, सॉरी फ्रॉग, स्नेक, एक डायरेक्शन में होता है वो एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में। ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। प्लांट सनलाइट का 10% एनर्जी लेता है, ये हमने 10% लॉ में नहीं पढ़ा है। चेन में जब यहां से प्रोड्यूसर से लेके आगे हमने पढ़ा है 10%। सनलाइट का कितना परसेंट लेता है वो यहां पर नहीं पढ़ा हमने, सो दिस इज फॉल्स एंड द रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन इज सी। अगला है द सन्स डिस्क अपीयर्स टू बी फ्लैटेंड एट सनराइज एंड सनसेट। हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा फ्लैटेंड क्यों दिखता है, ऐसा क्यों दिखता, इतना नहीं दिखता, थोड़ा सा ऐसा दिखता है, यहाँ से फ्लैट और यहाँ से फ्लैट। सो काहे है ऐसा? द सन नियर होराइजन एट सनराइज एंड सनसेट suffers atmospheric, true and explaining. So option A, true and explaining, option A. अगला है sun appears white when it is overhead in the sky. या overhead में वो काफी white कलर का दिखता है और sunrise sunset में रेडिश दिखता है। Light coming from the sun has traveled relatively shorter distance. Overhead रहेगा तो हमने पढ़ा है, overhead वाले में shorter distance cover होता है, right? और सनराइज सनसेट के टाइम पे मान लो ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ओवरहेड तो बस इतना डिस्टेंस कवर होगा, और सन यहाँ या इस तरफ है तो देखो डिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ ओवरहेड वाले में शॉर्टर डिस्टेंस। सो ट्रू, ट्रू एंड एक्सप्लेनिंग, पार्ट ए, ऑप्शन है, ठीक है। अगला, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज नॉट ऑलवेज वर्चुअल। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं करता क्या? कनकेव लेंस हमेशा ही, दो ही ऐसे, दोनों में वर्चुअल ही फॉर्म करता है। सो दिस इज फॉल्स, फॉल्स है तो डी, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, मतलब ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अगला है द वर्ड एम्बुलेंस ऑन हॉस्पिटल वैन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ उल्टा। ऐसे लिखा होता है क्या? ऐसे लिखा होता है एक्चुअली, ऐसा होता है ना,
AMPULAN ऐसे होगा, हाँ CE, so it is something like that ना. The image formed by plane mirror is same size as that of object. ये true है, but इसमें बोला ये both are true. I don't think एम्बुलेंस लिखा ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है. तो ठीक है, मान लो कि ये वैसे दिया था, ये मिस्टेक हुआ इसमें. ठीक है, सो यहाँ पर दोनों बातें ट्रू हैं, बट प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी बता रही है ना. ये कॉन्सेप्ट तो अलग है, वर्चुअल क्या बोलते हैं इसको, लैटरल इन्वर्शन का कॉन्सेप्ट है. ये बोल रहा है सेम साइज के बारे में. सो दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ऐसा तो ये भी गलत है. आगे, सो इन अ सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट. इन द सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट. हाँ, करंट कांस्टेंट था, सीरीज में पढ़ा हमने. जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सब में करंट सेम रहेगा. या ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस नीड इक्वल करंट्स टू ऑपरेट प्रॉपर्ली. ऐसा थोड़ी हर चीज में सेम करंट चाहिए, किसी में कम किसी में ज्यादा. ये फॉल्स है. रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन इज सी. अगला असर्शन क्या है? अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन लाइन. फ्यूज लाइन वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल. क्या बात कर रहे हो? मेन लाइन है, ये लाइव और न्यूट्रल जो रहेगा, इसमें पैरेलल क्यों हम फ्यूज लगाएंगे भाई? ये गलत है. दिस इज फॉल्स. फॉल्स है तो भाई क्या लिख देंगे हम? डी. फॉल्स. और इसी के साथ अपना ये वाला जो पार्ट है दिस इज डन. और इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट हो बताना कमेंट सेक्शन में. और यस, इफ यू वांट कि भाई आप लास्ट के 4-6 हफ्तों में बढ़िया वाली तैयारी करो, तो एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है. ठीक है, एक बुक जिसमें सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके शॉर्ट समरी में आपको हर चैप्टर को बताया गया है, जो माइंड मैप्स है उस फॉर्म में, और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर होंगे. सो जस्ट गो एंड चेक दैट. और कोई और रिक्वायरमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व दैट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.